विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय और अन्य विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न और भी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 6वीं की जिज्ञासा पुस्तक अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो यहाँ पर बीज देख लें, गेहूं के बीज हैं और राजमा के बीज हैं। उत्तर 1 यहाँ पर दिया गया है। दिए गए चित्र में का गेहूं और खा राजमा के बीज दिखाए गए हैं। इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। जैसे जड़ें, गेहूं यह एक बीज पत्री पौधा है जिसकी जड़ें झकड़ा या रेशेदार होती हैं, और राजमा यह एक द्विबीज पत्री पौधा है जिसकी जड़ें मूसलाजड़ होती हैं। पत्तियों का सिरा विन्यास में अंतर देखें तो गेहूं, इसकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है जहां पत्तियों में रेखाएं एक समानांतर तरीके से होती हैं, और राजमा में इसकी पत्तियों का सिरा विन्यास जालकार होता है जिसमें पत्तियों में जाल की तरह रेखाएं होती हैं। प्रश्न दूसरा देखें, नीचे को जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड का में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड खा में स्थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड गा में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ। तो देखें इनके नाम किस प्रकार से आप अलग अलग खंडों में लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें चित्र में दिखाए गए 3 खंडों में इस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे खंड का में डॉल्फिन और व्हेल, खंड खा में लिखेंगे मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ, क्योंकि यह पानी में रहते हैं। और ऐसे जीव जो घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर यह स्थल पर रहते हैं, और मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ यह स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, और डॉल्फिन और व्हेल यह सिर्फ जल में रहते हैं। इस प्रकार से आप विभिन्न खंडों में नहीं लिखेंगे। अब एक और प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने बकरी में समानताएं और असमानताएं आपको बताना है। तो समानताएं होंगी, इनमें दोनों ही बकरियां 4 पैर वाले स्तनधारी जीव हैं, दोनों का शरीर बालों से ढका होता है, दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर रहती हैं और चरती हैं। अंतर, पर्वतीय बकरी का शरीर घने और लंबे बालों से ढका होता है जो उसे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म रखने में मदद करता है, और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं जो उसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। अंतर के कारण देखें तो पर्वतीय बकरी ठंडे और ऊंचे क्षेत्र में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर बाल होते हैं, अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। मैदानों की बकरी गर्म और समतल क्षेत्र में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके। ये भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ इन बकरियों के शरीर में अंतर उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा या काकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। तो उत्तर देखें, इन जंतुओं को उनकी जीवन शैली और आवास के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। जैसे देखें जलजीव और अर्ध जलजीव। व्हेल पूरी तरह से जल में रहती है, मछली पूरी तरह से जल में रहती है, कछुआ अर्ध जलजीव है, जल और भूमि दोनों में रहता है। अब स्थलीय और वायु जीव। गाय स्थलीय भूमि पर रहती है, तिलचट्टा या काकरोच स्थलीय भूमि पर रहता है, कबूतर वायु जीव है, आकाश में उड़ता है लेकिन भूमि पर भी रहता है, चमगादड़ वायु जीव है, उड़ने में सक्षम लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों में रहता है, टिड्डा स्थलीय भूमि पर रहता है, और छिपकली स्थलीय भूमि पर रहती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, वनों की कटाई का हमारे परिवेश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। जैव विविधता का ह्रास होता है। वनों की कटाई से वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। मिट्टी का कटाव। पेड़ मिट्टी को स्थिर रखते हैं
वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे बाढ़ और भूमि की उर्वरता में कमी आती है। जल स्रोतों का नुकसान। वनों की कटाई से जल संसाधनों पर भी असर पड़ता है, जिससे नदियों, झीलों और भूजल स्तर में कमी आती है। इस चुनौती का निदान कैसे होगा? इस चुनौती का निदान हम वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण द्वारा कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाने और कटे हुए वनों को पुनः उगाने पर जोर देना चाहिए और जागरूकता अभियान द्वारा लोगों को वनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। संविधान और नीतियाँ वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। टिकाऊ कृषि और विकास। ऐसे विकास मॉडल अपनाए जाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे टिकाऊ कृषि और हरित निर्माण। पुनर्चक्रण और कम उपयोग। संसाधनों के पुनर्चक्रण और संसाधनों के कम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वन उत्पादन की मांग में कमी आए। अब यहाँ पर देखें, एक फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें, उसमें का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं उन्हें देखें। पौधा, क्या इसमें पत्तियाँ हैं? क्या इसमें जाली का रूप शिराविन्यास है? तो यहाँ पर हाँ और नहीं लिखा गया है। तो यहाँ देखें, जैसे पौधा के बाद हाँ लिखा है। क्या इसमें पत्तियाँ हैं? हाँ लिखा है। क्या इसमें जाली का रूपी शिराविन्यास है? नहीं और हाँ। तो फ्लो चार्ट के अनुसार उत्तर देखें। फ्लो चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें पौधे को उनके पत्तियों और शिराविन्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। का के उदाहरण, यदि पौधे में पत्तियां हैं और उनमें जालकार शिराविन्यास है तो यह द्विबीजपत्री पौधा होगा। उदाहरण गुलाब, आम, राजमा, मूली आदि। और खा के उदाहरण हैं, यदि पौधे में पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां हैं और उनमें जालकार शिराविन्यास नहीं है, यानी समांतर शिराविन्यास है, तो यह एक बीजपत्री पौधा या बिना पत्तियों वाला पौधा हो सकता है। उदाहरण गेहूँ, धान, घास, प्याज, मक्का आदि। इस प्रकार का और खा के उदाहरणों को पौधों की विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखें। राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन सी प्रश्न पूछ सकता है? तो संजय गुड़हल के पौधे की झाड़ी मानने के तर्क की पुष्टि के लिए राज से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। गुड़हल के पौधे का तना कैसा होता है? क्या इसका तना लकड़ी जैसा कठोर है? यह कोमल और हरा होता है। गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी है? क्या यह पौधा छोटा और फैलावदार है या यह काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ता है? क्या गुड़हल का पौधा एकल तना वाला होता है या इसमें कई शाखाएं होती हैं? यह जानने के लिए कि क्या गुड़हल का पौधा एक मुख्य तना से बनता है, यह शाखाओं में विभाजित हो जाता है। गुड़हल का पौधा किस प्रकार की मिट्टी और स्थान में उगता है? यह पौधा उन स्थानों पर उगता है जहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं या बगीचे या खुले स्थान पर उगता है। इन प्रश्नों से संजय यह समझ सकता है कि गुड़हल का पौधा झाड़ी के रूप में क्यों देखा जा सकता है और इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखें। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर यह इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। जैसे बीज का प्रकार, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जड़ का प्रकार, मूसला जड़, झकड़ा जड़ और उदाहरण। तो समूह का के पौधों में और क्या समानताएं हैं, समूह खा के पौधों में और क्या क्या समानताएं हैं? तो उत्तर देखें। समूह का द्विबीजपत्री मूसला जड़ के पौधों में समानता है। पत्तियों का सिरा विन्यास जालकाकार सिरा विन्यास, जिसमें पत्तियों में सिराएं जाल की तरह फैली होती हैं। उदाहरण हैं, इस समूह के उदाहरणों में मूली, राजमा, गुलाब जैसे पौधे आते हैं। फूलों की संरचना, इनमें फूलों के अंगों की संख्या सामान्यतः 4 या 5 होती है। जड़ें, मुख्य जड़ गहराई तक जाती है और इससे छोटी जड़ें निकलती हैं। अगली जानकारी हम देखें। समूह खा एक बीजपत्री झकड़ा जड़ के पौधों में समानता है। पत्तियों का सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, जिसमें पत्तियों की सिराएं एक समानांतर पैटर्न में होती हैं। इसका उदाहरण है, एक समूह के उदाहरणों में गेहूं, धान, घास जैसे पौधे आते हैं। फूलों की संरचना, इसमें फूलों के अंगों की संख्या सामान्यतः 3 होती है। जड़ें गहराई में नहीं जाती बल्कि एक समान मोटाई वाली होती हैं और मिट्टी में फैली रहती हैं। अगला प्रश्न है 10वां। नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होता है? तो झिल्ली युक्त पंजे, बतख और कबूतर। तो उत्तर देखें। चित्र में बतख का के पंजों को देखकर आप देख सकते हैं कि इसके पंजों में जालीदार संरचना होती है जो अन्य पक्षियों के पंजों में भिन्न होती है। भिन्नता, बतख के पंजों में उंगलियों के बीच त्वचा की जाली होती है जो इसे पानी में तैरने में मदद करती है। अन्य पक्षियों जैसे कबूतर के पंजों में ऐसी जालीदार संरचना नहीं होती है क्योंकि वे मुख्य रूप से उड़ने और जमीन पर चलने के लिए बने होते हैं। गतिविधि, बतख अपने जालीदार पंजों का उपयोग तैरने के लिए करती है।
ये पंजे पानी में पेडल की तरह काम करते हैं, जिससे बतख पानी में आसानी से आगे बढ़ सकती है। इस विशेषता की वजह से बतख जलचर पक्षियों की श्रेणी में आती है और जल में तैरना उसकी प्रमुख गतिविधियों में से है। तो यहाँ पर हमने देखे प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 6वीं की जिज्ञासा पुस्तक अध्याय 2 जीवों में विविधता। इन प्रश्नों के उत्तर आप भी देखें और नहीं लिख भी सकते हैं। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अन्य अध्यायों के आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। जानकारी कैसी लगी आपको एक कमेंट आप अवश्य करें और इस वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।